हॉर्मुज़ में एक बार फिर बारूद की गंध फैल चुकी है। रात के अंधेरे में धमाके हुए हैं, यानी कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है और यहाँ पर जितने भी मिसाइल साइट्स हैं वो निशाने पर हैं और काफ़ी नाव को तबाह कर दिया गया है। लेकिन अब सबकी नज़रें तेहरान पर टिकी हुई है और सबका सवाल यही है कि अब मिडल ईस्ट एक बार फिर जंग की आग में सुलगेगा या फिर हॉर्मुज़ दुनिया का वो खतरनाक इलाका बनने जा रहा है जहां पर इतनी तबाही मचने वाली है। आज हम वॉर रूम में इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉर रूम और मैं हूं आपके साथ तानिया त्यागी। आइए जान लेते हैं अपने सहयोगी इशिका और भावना से उनको क्या लगता है जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में जो स्टेटमेंट दिया है कि अगर ये वॉर यहाँ पर नहीं थमता है तो वो दोबारा से हमला कर सकते हैं, तो क्या कुछ लगता है भावना? देखिए, मैं सबसे पहले तो यही बताना चाहूँगी कि ट्रंप की जो नीति है वो मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि दोहरी नीति है। ट्रंप अब यहाँ पे दो बातें बोल रहे हैं। वो एक तरफ तो ये बोल रहे हैं शिका कि हमारे बीच बहुत अच्छी डील होने वाली है, मेरी और ईरान यानी अमेरिका और ईरान की बहुत अच्छी डील होने वाली है, और वहीं दूसरी तरफ ये धमकी भरा एक ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट करते हैं जिसके अंदर वो एक बेहद कड़ी धमकी दे रहे हैं और ईरान को ये बोल रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं अपना एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो सौंप दे। ट्रंप ने ये ट्वीट किया और लिखा, द एनरिच्ड यूरेनियम न्यूक्लियर डस्ट विल आइदर बी इमीडिएटली टर्न्ड ओवर टू द यूनाइटेड स्टेट्स टू बी ब्रोट होम और डिस्ट्रॉयर probably in conjunction and coordinate with the Islamic Republic of Iran। यानी कि देखिए, एक तरफ वो बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा सॉल्व होने वाला है और दूसरी तरफ ट्रंप कहीं ना कहीं ईरान पर दबाव बना रहे हैं कि उन्हें कैसे भी कर अपने परमाणु हथियारों को, अपनी परमाणु साइट्स को जो डिस्ट्रॉय करना होगा या फिर सब कुछ अमेरिका के हवाले करना होगा। देखिए, मैंने पहले भी ये बात बोली है, मैं अब भी ये बात बोलूँगी। देखिए, सारी बातें अमेरिका की नहीं मानी जा सकती शिका। मुझे नहीं लगता कि ईरान भी कोई ऐसा पागल या फिर कोई ऐसा देश है जो एकदम अगर ट्रंप ने कुछ कहा तो वो मान ले। हमेशा हर देश अपने आप में समझदार है, वो हर अपनी बातों को समझेगा, अपने मुद्दों को समझेगा और अगर उसकी भलाई होगी तभी वो किसी समझौते पे आएगा, चाहे वो अमेरिका हो या फिर ईरान हो। तो मुझे ये कहीं ना कहीं एक वही खोखला ट्वीट लग रहा है ट्रंप का जो वो अक्सर करते रहते हैं। जी इशिका। इशिका, आपको क्या लगता है जो भी हाल ही में कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया है, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर बातचीत या समझौता नहीं होता है तो अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, तो क्या लगता है? क्योंकि अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि समझौता कराएंगे, बातचीत होगी और इसको यहीं पर पूर्ण विराम लगा देंगे, तो अब अचानक ऐसा क्या हो? देखिए तानिया, डोनाल्ड ट्रंप ना ये बातें बहुत दिनों से कह रहे हैं। 28 फरवरी को जब उन्होंने हमला किया और अली खामनेई उस पर मारे गए, उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान तो हमारे कंट्रोल में है, ईरान इज़ अंडर कंट्रोल, ईरान की नेवी को हमने ख़त्म कर दिया है, ईरान तो बात मान लेगा, ईरान तो ये कर देगा, ईरान तो वो कर देगा। लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान आ रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं परसों कि मेरी ना मध्य पूर्व के कुछ देशों से, स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज से बात हुई है कि वो अब्राहम अकॉर्ड को आकर साइन कर ले, ठीक है, और हम ना एक बहुत अच्छी पीस डील करने वाले हैं। हमें ना पीस चाहिए, अमेरिका के ये शब्द है कि हमें पीस चाहिए और हम एक बहुत शांतिपूर्ण डील करने वाले हैं और ये जो सारा मसला चल रहा है, ये सारा जो मसला है ये खत्म हो जाएगा। ये बात होती है। खबर क्या आती है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के द्वीप पर जहाज पर हमला कर दिया गया है। सेंट्रल कमांड कहता है कि ईरान के जो ये जहाज थे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में माइंस बिछा रहे थे, वो खतरनाक माइंस जो किसी भी देश के व्यापारिक जहाज के लिए खतरा पैदा हो सकते हैं। और अमेरिका ये पहले से कहता आया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के नीचे जो है वो अंडर वाटर माइंस जो आप लोग बिछा रहे हो ना, ये बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन ईरान जो है वो सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि एक फैक्ट यहाँ पर यह भी है कि अगर ईरान अमेरिका की बात मान लेता है तो अमेरिका का क्या भरोसा कि वो ईरान पे हमला दोबारा ना करे। और ये बात अब्बास अरागची ने साफ कही है कि चलो ठीक है, हमने अमेरिका की बात मान ली, हमने अपना यूरेनियम दे दिया, हमने आपकी सारी शर्तें मान ली, वो जो 5 शर्तें थी, लेकिन क्या गारंटी है कि आप हमला नहीं करोगे इजराइल के साथ मिलके? इन सबके बीच मेरे दिमाग में जो एक क्वेश्चन है ना वो बहुत ज्यादा खटक रहा है। एक सवाल ये खटक रहा है कि आखिर ट्रंप इतने ज्यादा मेहरबान क्यों रखे हैं इजराइल पर? अगर वो अब्राहम अकॉर्ड की बात हो या फिर कोई भी बात हो,
ट्रम्प ये बोलते हैं कि जो मैं कहूंगा वही नेतन्याहू करेंगे। इतने मेहरबान क्यों हो रखे हैं? ऐसा क्या कर दिया इजराइल ने? ऐसा कौन सा भलाई छुपी है अमेरिका की? क्योंकि ट्रम्प हमेशा ये राग अलापते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, है ना? तो इसमें ऐसी कौन सी बात छिपी है, ऐसे कौन से वो पॉइंट्स छिपे हैं शिका, जिसके अंदर वो हमेशा से एक राग अलाप रहे हैं कि हर देश इजराइल का साथ दे? हालांकि पाकिस्तान ने ये बात खारिज कर दी है। पाकिस्तान ने ये अब्राहम अकॉर्ड पे डील करने के लिए या साइन करने के लिए मना कर दिया है। और देखिए, पाकिस्तान वो देश है जो हमेशा से अमेरिका के टुकड़ों पर पलता आया है, आईएमएफ से लोन लेता आया है। और ऐसे में अगर वो एक घिसा पिटा देश भी अगर ये डील करने से मना कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो इसके अंदर ऐसे पहलू हैं जो नजरअंदाज किए जा रहे हैं और जो ट्रम्प थोपना चाह रहे हैं। तो मुझे मतलब मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि इजराइल ऐसा कौन सा खैरखा बन गया? देखिए, इजराइल और अमेरिका की दोस्ती अभी की नहीं है, काफ़ी पुरानी दोस्ती है। कहा जाता है कि इजराइल काफ़ी मात्रा में जो डिफेंस प्रोडक्ट्स है वो अमेरिका से लेता है, यानी यहाँ पर सौदा चल रहा है। यानी वो कहते हैं ना कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपने इंटरेस्ट को देखते हुए हर देश आगे बढ़ता, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर है। कहा जाता है कि इजराइल अमेरिका से भारी मात्रा में डिफेंस के जो वो है प्रोडक्ट्स वो लेता है। दूसरी बात, मिडिल ईस्ट में इजराइल एक ऐसा देश कह लो जो बनकर उभर रहा है, एक अच्छा देश कह लो, अर्थव्यवस्था के मामले में बोलो या फिर किसी और चीज़ के बारे में बोलो, तो एक पावरफुल नेशन इजराइल जो है वो बनकर मिडिल ईस्ट में उभर रहा है। हालांकि बाकी भी देश हैं, जैसे कि सऊदी है, बहरीन है, कतर है, वो आपका कतर है, बहरीन है, सऊदी है, यूएई है। तो ये देश हैं जो अमेरिका के साथ सारी चीज़ें करते हैं, अमेरिका इनको सिक्योरिटी भी देता है। लेकिन इजराइल ऐसा देश है जो कहीं ना कहीं अपने जो बनाता है, जैसे कि आयरन डोम की बात करें तो इजराइल के आयरन डोम को काफ़ी ज़्यादा फेमस कहा जाता है कि बहुत ही खतरनाक डिफेंस सिस्टम है। तो आयरन डोम इजराइल भी अपने बाकी देशों को देता है। तेल सऊदी और इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही इजराइल के लिए उसकी डिफेंस जो जितने भी एयरक्राफ्ट है वो इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में भावना, आपका सवाल का जवाब सिर्फ इतना है कि एक तो ये बात हो गई कि फायदे वाली बात है, और दूसरी एक बात और हो सकती है जो शायद अभी दुनिया से अनजान है, और मैं बखूबी ये जानती हूँ कि आप जितने भी लोग देख रहे हैं इस बात को समझ गए होंगे कि हम जिक्र क्या करना चाह रहे हैं इस बात का। देखिए, लेकिन इन सबके बीच मुझे अभी भी यही सवाल है कि देखिए, सुपर पावर कहा जाता है अमेरिका, कहीं ना कहीं अपने आप में सशक्त है, तो फिर इजराइल की इतनी तारीफ क्यों? इतना बड़ा दोस्त क्यों समझ रहा है वो नेतन्याहू को? इतना मेहरबान क्यों है वो? ऐसे कौन से प्लान्स हैं उसके दिमाग में? ऐसा क्या है उसके दिमाग में? बिल्कुल भावना, देखिए, नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सामने आती रहती है। लगातार ईरान ने भी ये कहा था कि लड़ाई तो हम इजराइल से लड़ रहे थे, अमेरिका कहाँ से आ गया? ठीक है, कुछ रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि ईरान जो है वो जो न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहा था उससे खाड़ी के देशों को काफ़ी ज़्यादा खतरा था, क्योंकि ईरान को लेकर ये कहा जाता है कि ईरान प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। हिजबुल्ला लेबनान में हो, हमास हो आपके गाज़ा में, उसके बाद आपका हूती जो है उनको जो है ईरान सपोर्ट करता है, और इससे इजराइल को खतरा है। और इससे एक खतरा ना भावना यहाँ पर देखा जाए तो खाड़ी के देशों को भी है, इजराइल कोई खतरा नहीं है, खाड़ी के देशों को भी है, क्योंकि ईरान कहता है कि ये मिलिटेंट ग्रुप्स है, ठीक है, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस इसको नाम दिया गया है, लेकिन खतरा इससे कहीं ना कहीं खाड़ी के देशों को भी है। और अगर खाड़ी के देशों को खतरा है तो उनकी जो सिक्योरिटी की जो वो बात है वो अमेरिका ने ले रखी है। अब अगर अमेरिका सिक्योरिटी नहीं देगा तो वो फिर डॉलर में ऑयल को डील नहीं करेंगे। तो यहाँ पर दो तरीके से यहाँ पर पेच फंसता है। मतलब वही दोहरी यहाँ पर देख लेते हैं। अभी भावना की स्क्रीन पर भावना ने एक ट्वीट निकाला हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का, यानी कि अगर देखा जाए तो ओबामा और ट्रंप ईरान पॉलिसी को लेकर कि दोनों की अलग अलग क्या पॉलिसीज रही हैं, तो हम चाहते हैं भावना एक बार आप समझाइए ऑडियंस को। देखिए, मैं इसी बात पर आने वाली थी कि ट्रंप देखिए अपने देश को भी नहीं छोड़ते। वो बस ये दिखाना चाहते हैं कि मैं जब से सत्ता में आया, यानी 2017 में मैं जब आया तभी जो देश का है उद्धार हुआ, तभी अमेरिका का उद्धार हुआ। उससे पहले अमेरिका की ये नीति थी। देखिए, उन्होंने ओबामा के टाइम का ये ट्वीट, मतलब ओबामा को एक तरह से तंज कसते हुए ये ट्वीट शेयर किया। और एक तरफ देखिए ओबामाज ईरान पॉलिसी, उसकी क्या उनका कहना है कि ओबामा की पॉलिसी ये थी कि वो थाली में परोस कर देता था ईरान को, मतलब कुछ भी डील्स हो या फिर कुछ भी हो वो थाली में परोस कर दिया जाता था ईरान को। लेकिन अब
ट्रंप के आते ही क्या हुआ कि ट्रंप ने हमले करना चालू करे, ट्रंप ने अपना दबदबा बनाना चालू करा। तो कहीं ना कहीं वो ये दिखा रहा है कि जब से मैं सत्ता में आया तो मैंने ये काम किया है। ट्रंप अपने आप को एक सशक्त नेता के रूप में पूरी दुनिया के सामने, या यूं कहें कि अपने ही देशवासियों के सामने दिखाना चाह रहे हैं कि वो बहुत बड़े नेता हैं और उनकी जो मतलब उनकी जो डील्स हैं, उनका जो दिमाग है बहुत शार्प है और बहुत अच्छे तरीके से चलता है। तो कहीं ना कहीं वो अपने ही देश को नीचा दिखा रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल भावना, लेकिन ऋषिका यहाँ पर ये भी देखना होगा कि अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। वहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बात हुई थी कि खुलेगा या फिर नहीं खुलेगा, जिसमें से चाइना शी जिनपिंग ने बोला था कि इसको खोल दिया जाए क्योंकि वहाँ से तेल आयात निर्यात हो रहा है और ईरान जिससे कि काफ़ी देश सफ़र भी कर रहे हैं। तो क्या लगता है ऋषिका, खुलेगा या फिर नहीं खुलेगा? देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ना इस वक्त वो गले की हड्डी बन गई है ईरान के लिए भी और अमेरिका के लिए भी और वर्ल्ड के सारे कंट्रीज के लिए भी जो मिडिल ईस्ट से तेल खरीदते हैं। भारत हो या चाइना हो या फिर जापान हो, कई जो देश हैं, जापान चाइना को लेकर अगर हम बात करें तो वहाँ से 80 से 90% जो तेल जो वो लोग लेते हैं वो इसी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज से आता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये देखिए यहाँ पर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ठीक है, ये देख लीजिए, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये ईरान है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। यहाँ पर ईरान, ये जो छोटे छोटे ये जो आप ग्रीन देख रहे हैं ना, ये द्वीप, ऐसे 7 आइलैंड्स पर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बिल्कुल पास है, वहाँ पर ईरान ने जो कब्जा कर लिया है। तो यहाँ पे IRGC पूरा कब्जा करके बैठी है। जो अंडर वाटर माइंस है वो यहाँ पर बिछाने की जो है वो तैयारी में, या यूँ कह ले कि बिछा चुकी है। यहाँ पर है अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड, यहाँ पर US आर्मी ने इस चीज़ को पूरा ब्लॉक किया हुआ है। यहाँ पर IRGC घात लगाकर बैठी है। और अगर हम बात करें कतर की, बहरीन की, या फिर हम बात करें कुवैत की, तो यहाँ से जब तेल होते हुए जाता है और बाकी देशों के पास जो एशिया में आते हैं, अगर हम जैसे कि भारत है, आपका चीन है, उसके बाद आपका यहाँ पर जापान है, कोरिया है, तो जब यहाँ पर इन सभी देशों पर जो तेल आता है वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी जो ये संकरा रास्ता है जिसको काफ़ी ज़्यादा इस वक्त महत्वपूर्ण माना जा रहा है, इसी को बाईपास करते हुए आता है, इसी से जो है वो पास होते हुए आता है। तो यहाँ पर ईरान ने घात तो लगा ली है। सवाल यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कब खुलेगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब वो लकड़ी, गले की हड्डी कह लो या फिर वो कह लो जिससे शायद ईरान कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को झुका पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इशिका, मुझे ये भी लग रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहीं ना कहीं ये जो जंग है या फिर ये जो बातचीत है अब अपने अंतिम चरण पर है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप के भी ट्वीट लगातार आते चले जा रहे हैं और जिस तरीके से ईरान भी पलटवार करता चला जा रहा है, दोनों देश अपनी अपनी शर्तें लगातार तेजी से आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं और लगातार उन पॉइंट्स पर अटके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है अब हॉर्मुज स्ट्रेट पर जल्द कोई फैसला आने वाला है और जल्दी यहाँ पर, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ना अब से बात नहीं हो रही है। 28 फरवरी जब हमले हुए थे उसके बाद से हॉर्मुज पर पेच अटक गया, क्योंकि ईरान जो ये 7 द्वीपों की हमने बात की, इन पर कब्जा करके बैठा है और किसी भी जहाज को जाने नहीं दे रहा है। 5 शर्तें अमेरिका ने जो भेजी थी उसमें ईरान 5 शर्तें जब वापस भेजता है तो ये कहता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर हमारा एक अधिकार होगा, यानी जो भी जहाज जाएंगे उनसे टोल टैक्स लेंगे हम और पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो हमारा होगा। जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके बाद भी ईरान ये चाहता है कि पूरा का पूरा कंट्रोल हमारे ऊपर हो। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ना एक ऐसा मुद्दा बन गया है कि इसको जितना खींचना चाहे ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ईरान जो है अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं करता है, उसकी दोहरी नीतियों की वजह से कह लो या फिर कुछ और वजह से कह लो या फिर इजराइल की वजह से कह लो, ईरान ट्रस्ट नहीं करता है। ऋषिका और भावना, यहाँ पर अभी हाल ही में कुछ प्रस्ताव को लेकर भी बात हुई थी जो पाकिस्तान ने, यानी कि अमेरिका ने पाकिस्तान से भिजवाए थे ईरान वॉर को रुकवाने के लिए। तो आखिर वो क्या प्रस्ताव थे ऋषिका, हम जानना चाहेंगे वो। बिल्कुल, सबसे पहले तो अमेरिका ने ईरान को 4 जो शर्तें थी वो भेजी थी। सबसे पहली शर्त तो यही थी कि आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है ईरान से बाहर उसका 25% भी आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी थी कि आपको जो है यूरेनियम को पूरी तरीके से छोड़ना होगा। उसके बाद प्रस्ताव, देखिए प्रस्ताव का जो दौर है ये 28 फरवरी से पहले भी चल रहा था, जब जून 2025 में ईरान और इजराइल ने अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों इस्फहान, नतांज पोर्ट्स पर हमले किए थे। उसके बाद भी लगातार जो प्रस्ताव थे वो चल रहे थे और अब फिर से ये 4-5 शर्तों का प्रस्ताव अमेरिका ने भेजा। उसके बाद ईरान ने पाकिस्तान के थ्रू भेजा, क्योंकि वो कह रहा है कि हम पाकिस्तान के थ्रू बात करेंगे। हालांकि पाकिस्तान के अपने घर में जो है वो लड़ाई चल रही है, अफगानिस्तान से वो लड़ाई रोक नहीं पा रहे। डुरंड लाइन को लेकर लगातार दोनों देशों के बीच में जो है वो बहसबाजी हो रही है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान मध्यस्थ बन रहा है, उसको कुछ हासिल नहीं होने वाला है, भीख नहीं मिलने वाली है, लेकिन मध्यस्थ बन रहा है।
है। तो उसके बाद जब ईरान ने शर्तें भिजवाई पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका में, तो व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने उन शर्तों को कूड़ेदान में फेंक दिया। उन्होंने कहा कि ये बकवास है, मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों को, ये क्या बकवास है। उस शर्त में ये था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो ईरान की तरफ से भिजवाई गई थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर एकाधिकार ईरान को मिले, ईरान की जितनी भी सीज प्रॉपर्टी है उसको जो है उसको आप ठीक करें, जो भी डैमेज आपने किया है अब तक उसकी भरपाई आप करें, सीधा सीधा मुआवजा मांगने की बात कर ली गई। इशिका, इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, अगर भरपाई मांग भी रहा था तो कोई इसमें बुराई नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि अगर ईरान अपनी भरपाई मांग रहा है तो कोई इसमें बुराई थी। देखिए, 4 शर्तें रखी गई अमेरिका की तरफ से, लेकिन वो सारी की सारी अमेरिका के हक में थी। एक भी शर्त ऐसी नहीं थी जिससे ईरान का भला हो रहा हो। तो कहीं ना कहीं ईरान के जो लीडर है, अभी कहा जाता है कि मुज्तबा वहाँ के लीडर है, मुज्तबा खामनेई, अगर वो ईरान के बारे में भी सोचे तो वो शर्तें कहीं से कहीं तक वो लागू कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर देश अपना हित सोचता है। और अब बात रही कि पाकिस्तान लेकर पहुंचा, पहले तो पाकिस्तान कोई होता नहीं है कि किसी की शर्तें कोई कहाँ भी लेके जा रहा हो और वहाँ पे पहुंचा रहा हो। दूसरी बात ये कि अब पाकिस्तान ने ये अब्राहम अकॉर्ड का वहाँ पे डील को खारिज कर ना कहीं दुश्मनी पाल ली है। मुझे लगता है कि अब IMF का लोन क्या, अब उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जहाँ दुश्मनी सुपर पावर कहा जाता है, ट्रंप के पीछे वो दौड़ ही इसीलिए रहे थे, ट्रंप की बात वो मानी ही इसलिए जा रही थी क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपना भला चाह रहा था, अपने लिए भीख चाह रहा था। लेकिन अब उसे वो भीख नहीं मिल पाएगी क्योंकि उसने इजराइल वाली अब्राहम अकॉर्ड के लिए उसने मनाही कर दिया और उसने कह दिया है कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे। तो अब मेरे को इशिका, मेरे को एक सवाल ये आ रहा है कि देखिए, चाइना गए, ठीक है, ट्रंप चाइना गए और चाहा कि चाइना से कहीं ना कहीं बातचीत करवा ले, मध्यस्तर के रूप में उन्हें कुछ ना कुछ ऐसी डील करवा ले कि ईरान का मुद्दा सॉल्व हो चुके इसके अंदर। क्योंकि एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत तेजी से आ रहा है, और दूसरी, अब पाकिस्तान भी पीछे हट गया है क्योंकि कहीं ना कहीं एक मतभेद हो जाएगा इजराइल के मुद्दे पे। तो अब आपको क्या लगता है शिखा कि अब कौन होगा ऐसा कि जो मध्यस्तर बनेगा? बिल्कुल भावना, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी ट्रंप और शी जिनपिंग की बात हुई है, लेकिन अभी खबरें ये भी हैं कि जो हाल ही में कुछ तस्वीरें आई हैं उनमें शी जिनपिंग मतलब ट्रंप से नाराज़ दिखाई दी है, काफ़ी गुस्से में नाराज़ मतलब आए हैं, वो नज़र आए हैं। हाँ। तो क्या लगता है शिखा, मतलब ऐसी नाराज़गी क्यों? क्योंकि अब तक तो खबरें थी कि जो उनकी मुलाकात हुई है तो वो काफ़ी ठीक थी, काफ़ी अच्छी रही है, मतलब कुछ मुद्दों पर सहमति भी रही है, लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हो गया? बिल्कुल तानिया, देखिए, जिनपिंग जो है, चाइना जो है वो भी अपना प्रॉफिट देख रहा है, अमेरिका भी कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट देख रहा है। अमेरिका ये चाह रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि चाइना जो है वो कहीं ना कहीं ईरान को हथियार जो है वो दे रहा है, पर्दे के पीछे से दे रहा है, कैसे भी दे रहा है। रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही है कि हो रही है, हाँ, कि चाइना कजाकिस्तान को हथियार दे रहा है और कैस्पियन सी के थ्रू वो हथियार जो है वो ईरान में आ रहे हैं। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका को सबसे पहले ये चीज़ रोकनी है। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर अमेरिका चाइना से ईरान को लेकर बात करता है तो चाइना भी दूध का धुला तो है नहीं, चाइना फिर ताइवान का मुद्दा उठा देगा, तो वो तो कहेगा कि आपकी जो US आर्मी का जो आपका बड़ा बेड़ा या ताइवान में तैनात है उसको आप ले जाओ, क्योंकि चाइना ताइवान को लेकर पहले से ये चीज़ें बोलता है कि ये तो हमारा हिस्सा है, ये अलग नहीं है। तो यहाँ पर ना ये दोनों देश अपना अपना प्रॉफिट देख रहे हैं। अब जब ट्रंप चाइना पहुँचे, वहाँ पर बातचीत हुई, ट्रंप की तरफ से ट्रुथ सोशल पर ये सामने आया कि जिनपिंग जो हैं वो मान गए हैं, हमने और चाइना ने ये डिसाइड किया है कि ईरान न्यूक्लियर देश नहीं होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जल्दी खुलवाया जाएगा। यानी ऐसा तो नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को वो नहीं दिया, जैसे हम देते हैं ना कि मनाने के लिए। कहीं ना कहीं चाइना और अमेरिका एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। देखिए, चाइना जो देख रहा है वो ये चाह रहा है कि ताइवान पर उसका हक हो जाए, और कहीं ना कहीं अमेरिका ये चाह रहा है कि ईरान से वो जो चाहता है वो डील्स उसकी हो जाए। कहीं ना कहीं दोनों अपनी भलाई देख रहे हैं। लेकिन मुझे एक याद आया, डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर किया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मिडिल ईस्ट, जिसमें ईरान के पूरे नक्शे पर अमेरिकी झंडा दिखाई दिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मिडिल ईस्ट जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये शेयर किया गया। यानी दोनों अपने अपने फायदे देख रहे हैं। चाइना अपना फायदा देख रहा है क्योंकि चाइना का ऑयल वहां से आता है, ठीक है। एक तरफ तो ईरान चलो चाइना के जहाज को निकलने भी दे, लेकिन जो आगे नेवल ब्लॉकेड अमेरिका की
तरफ से की गई है वो चाइना के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो यहाँ पर चाइना देख रहा है क्योंकि उसकी जो ऑयल जो वो इंपोर्ट करता है वो आधे से ज़्यादा वो ईरान से करता है, सबसे बड़ा वो है। वेनेजुएला था, उसके बाद ईरान है जो जहाँ से सबसे ज़्यादा करता है। तो चाइना के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि चाइना जो है अपने आप को सुपर पावर कहता है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात बोली है कि चाइना और हम यानी अमेरिका जो है वो सुपर पावर है। अब सुपर पावर बनने की जो ये होड़ है ना भावना, ये अच्छों को ले डूबती है, जैसा कि देखा गया है इस वक्त। शिका, ऐसा नहीं लगता आपको कि ट्रंप ये जो ट्रुथ सोशल पे ट्वीट कर देते हैं और सरकाज़म वे में ये जो बातें करते हैं, आपने एक बात करी पोस्ट की जहाँ पर ईरान के इलाके में अमेरिका अपना झंडा फहराता हुआ एक उन्होंने ट्रंप ने पोस्ट करा, तो कहीं ना कहीं आपको लगता कि कहीं ना कहीं वो अपनी फजीहत उड़ाते हैं। और अगर फजीहत की बात आए तो कहीं ना कहीं आप ये पोस्ट देखिए, मुझे तो हंसी भी आई और काफ़ी कुछ मुझे इसके बारे में बताना भी है। देखिए, मार्को रूबी जो है विदेश मंत्री अमेरिका के इंडिया आते हैं और वो सबसे पहले विजिट करते हैं अपनी वाइफ के साथ ताजमहल, आगरा जाते हैं वो। और इस पर ईरान ने जिस तरीके से अमेरिका की फजीहत उड़ाई है, आप देखिए, ईरान के दूतावास ने लिखा कि इफ रूबियो न्यू द हिस्ट्री और आर्किटेक्चर he won't have posted for picture here। मतलब अगर उसको इसकी हिस्ट्री के बारे में पता होता तो रूबियो शायद ही ये पिक्चर शेयर करती, क्योंकि देखिए मुमताज़ के लिए बनाया गया था ये मॉन्यूमेंट ताजमहल, और कहीं ना कहीं इसमें मुगल की बात है। और ईरान भी एक इस्लामिक देश है, और अगर इस्लामिक देश है और अगर अमेरिका को इतनी ही खटास है, शिका, अमेरिका को अगर इतनी ही प्रॉब्लम है मुगल देशों से या इस्लामिक देशों से, तो वो इस तरीके के पिक्चर्स अगर पोस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो मार्को रूबियो के लिए और अमेरिका के लिए एक फजीहत की बात है। क्योंकि ट्रंप अगर सरकाज़म वे में बहुत कुछ कह जाते हैं, तो यहाँ पर ईरान ने भी एक ऐसा जवाब दिया है, जैसे को तैसा मिला है। और कहीं ना कहीं इस पोस्ट के बाद मेरे को उम्मीद नहीं है कि अमेरिका की साइड से भी कोई रिप्लाई आने वाला है इसका। तो जी तान्या, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें हैं और मार्को रूबियो को लेकर ये भी खबरें सामने आ रही थी कि वो कुछ बड़े मुद्दों पर बात करने आए हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें ये दिखा रही हैं कि कुछ मतलब मुद्दों से अलग हट के वो यहाँ पर मतलब घूमने आए हैं। यहाँ के जो सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो यहाँ पर वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। उनको मुद्दों से हट के मतलब वो सारी चीज़ें नज़र ही नहीं आ रही हैं जिन मुद्दों को लेकर वो बात करने आए हैं। कहीं ना कहीं इसको रिलेट भी किया जा रहा था कि ईरान अमेरिका वॉर को लेकर कुछ भारत से बातें होंगी। लेकिन इशिका, क्या लगता है, जिस हिसाब से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं मार्को रूबियो की, और ईरान अमेरिका वॉर चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, वहाँ के विदेश मंत्री यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी कि मतलब घूम रहे हैं। देखिए, ये अमेरिका है, ठीक है, ये जो चालें चलता है वो थोड़ी सी बाद में समझ में आती है। डोनाल्ड ट्रंप कहते कुछ है करते कुछ है, तो मार्को रूबियो भी वही के वो है, यूएस सेक्रेटरी हैं, विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, ठीक है। तो देखिए तस्वीरें किस तरीके से खिंचवा रहे हैं, किस तरीके से जो है ताजमहल के पास जाके। और अच्छा, अब इसको ईरान शेयर कर रहा है, यानी यहाँ बात सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है। तस्वीरें देखिए आप, ये डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं है यहाँ पे कि डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर पोस्ट ईरान की तरफ से भी हो रहा है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो गोला बारूद से ये लोग जंग कर रहे हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पर ये तंज और इसकी अलग ही जंग चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मिडिल ईस्ट, तो ईरान ये ट्वीट करता है। तो देख लीजिए आप कि सोशल मीडिया पर भी दोनों की जो है वो जंग जारी है। लगातार ईरान की तरफ से भी कई ऐसे बयान आए हैं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप भले ही अटपटे बयान करते हो, लेकिन ईरान यहाँ पर पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो भी लगातार ऐसे बयान कर रहा है। देखिए, मुझे लगता है इशिका कि जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आया है ना अमेरिका में, तब से ये एक ट्वीट का और ट्रुथ सोशल्स का सरकाज़म पोस्ट का एक पैटर्न बन गया है, एक चलन आ गया है कि कहीं ना कहीं अगर किसी को कुछ सुनाना हो या किसी को तंज कसना हो तो वो खासकर ट्रुथ सोशल का बहुत इस्तेमाल करते हैं, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो अक्सर वो ट्वीट कर देते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट खबर भी होती है कि वो जो दे देते हैं, और कुछ ऐसे सरकाज़म वे भी होते हैं। तो वही ईरान ने भी वही करा कि जैसे को तैसा, जहाँ ट्रंप एक पोस्ट डाल रहे हैं जहां पर ईरान की सरजमी पर अगर अमेरिका का झंडा फहरा रहे हैं, तो उन्होंने भी एक पोस्ट कर दिया कि देखिए ये ताजमहल तो एक इस्लामिक मॉन्यूमेंट है,
बिल्कुल भावना इशिका, लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये भी है जिस हिसाब से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि वो बातचीत यानी कि सहमति करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगाना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद जिस हिसाब से उन्होंने हमला किया है उसके बाद क्या लगता है, क्या ईरान शांत बैठने वाला है या फिर वो भी कुछ बड़े प्लान कर रहा है? बिल्कुल तान्या, देखिए ईरान शांत तो नहीं बैठने वाला है, क्योंकि ईरान के जो मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, वो साफ कहता है, IRGC साफ कहता है कि अगर आप ईरान पर एक हमला करोगे तो पलटकर आप पर भी हमले होंगे। अब ईरान चुप बैठने वालों में से नहीं है कि अमेरिका ने कुछ बोला तो ईरान चुप बैठ गया। ये ईरान की तरफ से लगातार जो है चीज़ें सामने आती रही हैं कि अगर आप दबाने की कोशिश अगर अमेरिका करेगा तो हम नहीं दबने वाले हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद में जब JD वेंस पहुंचे थे, अब्बास अराक्ची पहुंचे थे, और जब वहाँ पर ये जो शांति वार्ता हुई थी, जो दिखाई गई थी दुनिया को शांति वार्ता, उस पर एक मुद्दा जो था वो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल था, और वो था परमाणु का मुद्दा। लगातार अमेरिका की तरफ से ईरान पर दबाव बनाया गया था। ये साफ ईरान की तरफ से कहा गया था कि वो लोग सिर्फ अपनी शर्तों पे बात कर रहे थे, हमारी सुनने को तैयार नहीं थे। JD वेंस ये कह रहे थे कि सारे पॉइंट्स पर बात बन गई है, सिर्फ एक मुद्दा है परमाणु का, वो सॉल्व नहीं हो पा रहा, ईरान मानने को तैयार नहीं है, इसलिए जो ये वार्ता है ये फेल हो गई है। यानी ईरान यहाँ पर ये दिखाने की साफ साफ कोशिश कह लें या फिर ये कह लें कि वो बता चुका है कि परमाणु मुद्दा जिस पर आप सबसे ज्यादा ये जो लड़ाई झगड़े कर रहे हो, आप कुछ भी करवा लो, लेकिन परमाणु मुद्दे पर बातचीत तभी होगी जब ये जो सारा रायता अमेरिका ने फैलाया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का हो या फिर संपत्तियां फ्रीज करने का हो, ईरान पर प्रतिबंध लगाने का हो, जब तक ये क्लियर नहीं होता तब तक परमाणु का मुद्दा हम उठाएंगे ही नहीं। तो ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं तान्या, ये साफ करते हैं कि ईरान झुकने वाला नहीं है। और ये जो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की तरफ से ये जो हमला किया गया और उसके बाद सेंट्रल कमांड ने ये चीज़ बोली कि वो तो माइंस बिछा रहे थे इसलिए हमला किया, तो ईरान चुप बैठने वाला नहीं है, ईरान जवाब देगा, लेकिन क्या जवाब देगा ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है भावना। देखिए, ये ना एक हमले से पहले की खामोशी है ईरान की। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ईरान कुछ करेगा बड़ा, लेकिन वो ट्रंप की तरह उनकी नेचर नहीं है। वो ट्रंप की तरह नहीं करते कि पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें हाँक दी, डींगे हाँक दी और उसके बाद कुछ ऐसा छोटा करके दिखा दिया। ट्रंप कहीं ना कहीं बातें बड़ी बड़ी करते हैं। ट्रंप ऐसे ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर देते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी बातें कर देते हैं, लेकिन उनमें से कितनी सच्चाई होती है ये तो आप और हम ही जानते हैं। तो सेम ऐसा ही है, लेकिन ईरान इसके बिल्कुल विपरीत है। ईरान जो है वो हमले तो करेगा, चाहे भले से एक हमला करेगा, लेकिन वो बताता नहीं है, वो अचानक करता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं क्यास ये लगाए जा रहे हैं कि अगर US ने ये हमला कर दिया है और उसने ये बोला कि हमारी आर्मी को खतरा था तो इसलिए हमें ये हमला करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं अब ईरान भी कुछ ऐसा करेगा और ज़रूर करेगा जिससे कहीं ना कहीं US की आर्मी और US की जनता को भी नुकसान होगा। तो जी तान्या। बिल्कुल भावना, लेकिन इशिका यहाँ पर हम ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यूबा का कौन सा वेपन है जिससे डोनाल्ड ट्रंप डरे हुए हैं, मतलब कि वो अपनी जो जट्स वगैरह है कि वो मिट्टी में ना मिल जाए, ऐसा वो कौन सा वेपन है जो क्यूबा डोनाल्ड ट्रंप मतलब कि अगर देखा जाए तो अमेरिका के लिए यूज़ कर सकते हैं? देखिए, क्यूबा जो है वो काफ़ी ज़्यादा, अभी नहीं अगर हम हिस्ट्री भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। कहा जाता है कि जब कोल्ड वॉर का दौर था, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन था, जब रशिया नहीं था, तो कोल्ड वॉर के टाइम पर क्यूबा जो था, क्यूबा एक ऐसा द्वीप है जहां से आराम से अमेरिका के कुछ ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। तो कहते हैं कि सोवियत का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था क्यूबा पे। ये मान लीजिए कि क्यूबा एक सोवियत के लिए एक अलाय था जिससे अमेरिका को पछाड़ा जा सकता था। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी जो है उसी दौरान काफ़ी चर्चा में आया। तो अगर हम बात करें तो क्यूबा पे इस वक्त अमेरिका ने इतने प्रतिबंध लगा रखे, इतनी सारी चीज़ें क्यूबा को लेकर हो रखी है कि वो चाहकर भी जो है वो दूसरे देशों से मिसाइल नहीं खरीद पा रहा है, या अगर हम डिफेंस सिस्टम की बात करें वो नहीं खरीद पा रहा है। तो अब ऐसे में रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो यही आ रही है कि सोवियत के टाइम का S-125 पिचोरा डिफेंस सिस्टम जो है उसी को क्यूबा ने अपग्रेड किया है। और ये अपग्रेड सिर्फ क्यूबा की उससे नहीं हुआ है, बल्कि रशिया और बेलारूस का इसमें काफ़ी बड़ा हाथ बताया जा रहा है कि रशिया और बेलारूस जो है उन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजी को देखते हुए और ऐसी चीज़ों को देखते हुए जो वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको अपग्रेड किया है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्यूबा एक काइंड ऑफ अलाय ही समझ लीजिए उसे सोवियत यूनियन का, तो वो रहा है। और अमेरिका जो है वो क्यूबा पर भी कब्जा करना चाहता है, क्योंकि क्यूबा देखिए अमेरिका का जो नक्शा है ना वहाँ पर सीधे तौर पर जो है आप हमला नहीं कर सकते, तो क्यूबा बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक सवाल है कि अमेरिका किस किस पर कब्जा करना चाहता है? ईरान पर वो चाहता है, वेनेजुएला पर वो चाहता था, अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब क्यूबा आप बोल रहे हो, मतलब
खुद अपना देश अगर देखा जाए तो संभल नहीं रहा है, बाकी के देशों पर कब्जा अर्थव्यवस्था करना देखिए, चाहता है। जब से ये हमला शुरू हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच में, जब से ये झड़प तनाव शुरू हुआ है, तब से कहीं ना कहीं अमेरिका के खुद की सुपर पावर जो देश अपने आप को कहता है, कहीं ना कहीं उसकी खुद की अर्थव्यवस्था डूबती चली जा रही है, चरमरा रही है। लेकिन वो इन सब की केयर करे बिना कहीं ना कहीं हमलों की सोच रहा है और कब्जा करने की सोच रहा है। देखिए, कब्जे तो पुराने जमाने में होते थे, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रंप को वही अपना पुराना जमाना याद आ गया है और वही वो चीजें और वही वो नीति अपना रहे हैं। कहीं ना कहीं वो हर देश पर कब्जा करना चाहते हैं। देखिए, अब बात अगर हम पाकिस्तान की करें तो इशिका, कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर भी वो अपनी दबदबा चलाता है और पाकिस्तान को वो बात माननी पड़ती है। अब दूसरी बात आती है ईरान पर। ईरान, क्योंकि ईरान ने एक एनपीटी साइन करी थी, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं ट्रंप दबदबा बनाते हैं। लेकिन अब ईरान झुक नहीं रहा तो उसके ऊपर हमले किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि या तो डील करो, यानी या तो करो या फिर मरो। देखिए, अब ईरान के पास अगर देखा जाए तो सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं इसके बीच में, या तो वो डील्स को एक्सेप्ट कर ले, जो वो डील्स दे रहा है, 4 शर्तें रख रहा है, हाँ, जो कि ईरान करेगा नहीं, और दूसरी या तो फिर वो जैसे हमले चल रहे हैं वो चलते रहे। देखिए, क्या मुझे हाँ, लगता है अमेरिका का वो वाला काम है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। ये वाला काम जो है अमेरिका का हो गया है, क्योंकि जहां पर अपना फायदा दिख रहा है, तेल को लेकर हो, ट्रेड को लेकर हो, ट्रेड को था तो चाइना चले गए, तेल को था तो मिडिल ईस्ट से, चलो उनकी पैक्ट थे, उनकी ट्रीटी उन्होंने साइन कर रखी थी, सारी चीजें थी। लेकिन अगर ईरान उनकी बात नहीं मान रहा था, ईरान सारी चीजें कर रहा था, तो ईरान पर हमला कर दिया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जो है अमेरिकी सरकार ने उठवा लिया और कहा यह गया कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा ड्रग्स की सप्लाई जो है वो वेनेजुएला की तरफ से की जा रही थी। निकोलस मादुरो को लगातार बोलने के बाद भी वो नहीं मान रहे थे, तो ये अमेरिका ने वहां पर तर्क दिया। यानी हर देश पर जिस पर कब्जा करने की सोचते हैं, सबके लिए उनके पास एक ऐसा तर्क है जिससे दुनिया मान जाएगी। इस बार देखिए, अब हमले की बात चल रही है। इससे पहले क्या चल रहा था? टैरिफ चल रहा था, कईयों पे 500, और खुद के देश ने, खुद की कोर्ट ने ये कह दिया, यूएस कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया कि भैया इतना टैरिफ मत लगाओ कि और देशों से ही बिगड़ जाए। तुम एक लिमिट में रहकर किसी पे दबदबा बना सकते हो, वो देश कोई और है, तुम्हारा देश नहीं है। तुम ठीक है, तुम अपने देश के राष्ट्रपति हो, सुपर पावर हो, ठीक है, लेकिन उतना ही हक जताओ जितना सहा जाए, दूसरे देश से सहा जाए। लेकिन इतना दबदबा मत बनाओ कि कहीं ना कहीं दूसरा देश कुछ कर ना पाए। देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि पहले टैरिफ लगाया गया, अब बात जब हमलों की आई तो पहले वेनेजुएला पर हमला हो गया, अब जो है ईरान पर चल रहा है। ईरान पर भी कहीं ना कहीं ये डील को लेकर ही, अब मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ये डील एक बारी को ईरान मान भी ले तो क्या इस चीज़ का क्या भरोसा है कि फिर कोई नई शर्त नहीं रखी जाएगी, क्योंकि ट्रंप की अक्सर से ना ये नेचर रहा है, ट्रंप का ये एक रवैया, एक पैटर्न है कि वो अगर उनकी कोई एक शर्त मान ले तो वो ये समझते हैं कि वो देश झुक चुका है। और वहाँ का जो सुप्रीम लीडर है, जैसे कि पहले उन्होंने अली खामनेई पर दबदबा बनाने की ट्राई करा, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे मतलब हमलों में उनकी मौत हो गई, उसके बाद अब उन्होंने वहाँ के कई वरिष्ठ नेताओं की मतलब हत्या हुई इस पूरे तनाव के बीच। अब बात मुश्तबा खामनेई की आती है तो कहीं ना कहीं अब वो उस पर दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो बनाते रहे हैं। हाँ। ये तो चलो आपने बात कर ली मिडिल ईस्ट की, आपने बात कर ली साउथ अमेरिका की, लेकिन अगर हम बात करें एशिया की, तो एशिया में भी नॉर्थ कोरिया को लेकर अमेरिका हमेशा से ये कहता आया है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो खतरा है। और नॉर्थ कोरिया की बात कर लेते हैं। नॉर्थ कोरिया के जो जिनको कहा जाता है कि सन की तानाशाह जिनको कहा जाता है, किम जोंग उन, वो साफ उन्होंने अभी हाल ही में ये चीज बोली कि हम तो परमाणु बनाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है हमें, क्योंकि हम अपने देश की सुरक्षा के लिए बना रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कह ले कि ईरान से सीख गए या फिर ठीक है, तो ये चीज है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि ये है नॉर्थ कोरिया, ये देखिए, ये है उत्तरी कोरिया जिसे आज हम नॉर्थ कोरिया के नाम से जानते हैं, ये है दक्षिण कोरिया जो साउथ कोरिया है। अब यहाँ पर कहा जाता है कि साउथ कोरिया जो है, डर कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, साउथ कोरिया में यहाँ पर यूएस आर्मी, यूएस के जो डिफेंस सिस्टम है, यूएस की मिसाइल जो है वो यहाँ पर लगातार तैनात रहती हैं। ये जो देश है ना उत्तर कोरिया से कहीं ना कहीं बचने के लिए कह लीजिए, या फिर ये जो यहाँ पर जो चलाते हैं, जो सत्ता अपनी चलाते हैं, वो यहाँ पर ना आ जाए, कई सारी चीज़ें हैं। दक्षिण कोरिया में यूएस आर्मी के कई जो है वो मिसाइल तैनात है, डिफेंस सिस्टम तैनात है। लेकिन जब ईरान का युद्ध ज़्यादा जिसे कह लीजिए घातक हो गया, अप्रैल की अगर मिड की बात करें तो रिपोर्ट्स ये कह रही थी कि यूएस आर्मी जो है वो साउथ कोरिया से निकल चुकी है।
ठीक है, और जैसे ही साउथ कोरिया से निकल गई है तुरंत उसके बाद नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया की तरफ जो ये समंदर है यहाँ पर लगातार मिसाइल की टेस्टिंग की है। हालांकि ये बताया जा रहा था कि साउथ कोरिया के जितने भी जो हायर अथॉरिटीज है वो लगातार अमेरिका के साथ संपर्क में थी, क्योंकि यहाँ पर यूएस का कहीं ना कहीं डोमिनेंस है। ये यूएस की बात सुनते हैं, साउथ कोरिया हो या फिर ताइवान हो, जापान की अगर हम बात करें तो उसके रिलेशंस, हालांकि वो जो परमाणु हिरोशिमा और नागासाकी में जो अमेरिका ने किया था, लेकिन उसके बाद भी जो है जापान के रिलेशंस कहीं ना कहीं अमेरिका से अच्छे बताए जाते हैं। अभी हाल ही में सना ताइकेची जो जापान की प्रधानमंत्री है वो भी अमेरिका पहुंची थी। तो यहाँ पर अमेरिका का वो वाला फंडा है कि जहाँ जहाँ उसका काम बन रहा है वहाँ तो ठीक है, लेकिन अगर जिस देश में उसकी बात नहीं मानी जा रही है तो वहाँ पर वो हमले कर रहा है, जैसे कि वेनेजुएला में हुआ और जैसा कि तानिया ईरान में हुआ। बिल्कुल इशिका, जैसा कि आपने वॉर रूम में सुना और जाना ईरान अमेरिका वॉर को लेकर, और यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो हाल ही में अपना स्टेटमेंट दिया है कि अगर सहमति नहीं बनती है, अगर बातचीत पर कुछ भी सुलझेड़ा नहीं होता है तो वो हमला करने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि उन्होंने किया भी है। लेकिन देखना ये होगा कि ईरान क्या कुछ करता है। क्या वो ऐसे ही शांत बैठकर देखता रहेगा अपने यानी कि आम जनता को मरते हुए, या फिर ईरान कुछ बड़ा प्लान कर रहा है अमेरिका पर हमला करने के लिए? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी बने रहिए हमारे इस खास शो वॉर रूम के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।